नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक ऐसे विचार के बारे में है जो सरकार की परिभाषा ही बदल देता है। विचार है गांव के अधिकार गांव के हाथ में। अभी सुनने में एक नारे जैसा लग सकता है, लेकिन आज हम जिस कानून की परतों को खोलने वाले हैं वो इस नारे को एक कानूनी हकीकत बनाता है। हम बात कर रहे हैं पैसा कानून की, और जो जानकारी हमारे पास है वो इसे बहुत ही सीधे साधे तरीके से समझाती है। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये कानून सिर्फ कुछ नियम कानून क्यों नहीं है, बल्कि ये जमीन पर ताकत के संतुलन को कैसे पूरी तरह से बदल देता है। समझने की कोशिश करेंगे कि ये किसके लिए है और असल में ये लोगों को क्या शक्तियां देता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून मतलब हवा में नहीं बना। ये भारत के आदिवासी समुदायों के स्वशासन के अधिकार को मान्यता देने की एक बहुत बड़ी और आप कह सकते हैं एक ऐतिहासिक कोशिश है। अच्छा। जी, ये एक तरह से उस ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की कोशिश है जहां दशकों से बाहरी व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार की हो या कंपनियों की, वो स्थानीय समुदायों पर बस थोप दी जाती थीं। ये कानून कहता है कि अब ऐसा नहीं होगा। अब फैसले वहीं लिए जाएंगे जहां उनका असर होता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये पेसा कानून आखिर है क्या? नाम तो कई लोगों ने सुना होगा, पर ये कब और क्यों आया ये शायद सबको ना पता हो। तो ये जो कानून है ये 1996 में बना था। इसका पूरा नाम है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम। ओके। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कानून खास तौर पर देश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए बनाया गया है, यानी वो आदिवासी बहुल इलाके जहां भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची लागू होती है। अच्छा। इसका मकसद ये था कि जो सामान्य पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में है, उसे उसे जस का तस इन इलाकों में ना थोपा जाए, बल्कि उसे वहां की जो पारंपरिक व्यवस्था है, संस्कृति है, जरूरतें हैं, उसके हिसाब से ढाला जाए। और यहीं पर वो क्रांतिकारी बात आती है जो हमारी जानकारी का सबसे अहम हिस्सा है। वो ये कि इस कानून के तहत गांव में सबसे बड़ी सरकार ग्राम सभा है। ओके। अब ये लाइन सुनने में तो बहुत सीधी लगती है, पर जब आप इसके मतलब के बारे में सोचते हैं तो दिमाग घूम जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि ग्राम सभा एक कलेक्टर या राज्य सरकार से भी ऊपर है? ये पारंपरिक पावर स्ट्रक्चर को कैसे पलटता है? आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। हाँ, अपने अधिकार क्षेत्र में ग्राम सभा सर्वोच्च है। सच में? जी, देखिए, पारंपरिक व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है ना, जहाँ फैसले दिल्ली या राज्य की राजधानी में होते हैं और नीचे गांव तक पहुंचते पहुंचते लागू होते हैं। पेसा कानून इस पिरामिड को एक तरह से उल्टा कर देता है। ये कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों में गांव के संसाधनों से जुड़े मामलों में असली मालिक ग्राम सभा है। मालिक? हाँ, ये सिर्फ सलाह देने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि फैसला लेने वाली बॉडी है। ये कोई वैचारिक बदलाव नहीं है, ये एक कानूनी सच्चाई है। मालिक, ये शब्द अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। मतलब अब तक जिन्हें सिर्फ संसाधनों का यूजर या उपयोगकर्ता माना जाता था, ये कानून उन्हें मालिक का दर्जा दे रहा है। एग्जैक्टली, यही तो इस कानून का सार है। ये कहता है कि जल, जंगल, जमीन का असली मालिक वो समुदाय है जो सदियों से वहां रहता आया है। कोई भी बाहरी एजेंसी, चाहे वो वन विभाग हो, कोई सरकारी दफ्तर हो या कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी, ग्राम सभा की मर्जी के बिना उस गांव के मामलों में दखल नहीं दे सकती। अच्छा। सही मायने में ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी, या जिसे हम जमीनी लोकतंत्र कहते हैं, वो यही है। ठीक है, ये थ्योरी में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन इसे थोड़ा और असल दुनिया में लाते हैं। मान लीजिए मैं एक आदिवासी गांव में रहता हूं और एक बड़ी कंपनी हमारे पहाड़ में खनन करना चाहती है। अब इस स्थिति में पेसा कानून मेरे और मेरे गांव के हाथ में क्या ताकत देता है? जमीन पर ये अधिकार दिखते कैसे हैं? बहुत अच्छा उदाहरण है, चलिए इसी से समझते हैं। सबसे पहले कंपनी को क्या चाहिए? जमीन। हाँ, पैसा कानून साफ कहता है कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो निजी हो या सरकारी, अगर गांव की जमीन का अधिग्रहण करना है तो ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। सहमति, परामर्श नहीं? बिल्कुल, परामर्श नहीं, सहमति। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार या कंपनी को ग्राम सभा के सामने अपना पूरा प्लान रखना होगा, और अगर ग्राम सभा ना कह देती है तो वो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। बस। लेकिन हम तो अक्सर कहानियां सुनते हैं कि जमीनें फिर भी ले ली जाती हैं। तो क्या ये कानून सिर्फ कागज पर है
या इसे लागू करने में कोई दिक्कत है? देखिए, दोनों बातें हैं। कानून बहुत मजबूत है। ये समुदायों को जबरन विस्थापन से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राम सभा कितनी जागरूक है, कितनी संगठित है। ये तो है। अगर लोगों को अपने अधिकारों का पता ही नहीं है, तो बेशक अधिकारी या कंपनियां उन्हें गुमराह कर सकती हैं। लेकिन जहां भी समुदाय अपने इस अधिकार को लेकर खड़ा हुआ है, वहां उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोका भी है। ठीक है, तो पहला अधिकार हुआ जमीन पर। अब उस खनन वाली कंपनी के रास्ते में और क्या आएगा? जंगल। हाँ। आदिवासी समुदायों का जीवन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी संस्कृति, सब कुछ जंगल से जुड़ा है। वो उनके लिए सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं है, वो उनका सुपरमार्केट है, उनकी फार्मेसी है, उनका पूजा स्थल है। सही बात है। तो पैसा कानून जो लघु वनोपज हैं, मतलब जैसे तेंदुपत्ता हो गया, महुआ, शहद, बांस, अच्छा, ये सब चीजें। हाँ, इन सब पर मालिकाना हक समुदाय को देता है। मतलब अब ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है? नहीं, इसका मतलब है कि अब इन चीजों पर पहला हक गांव का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नहीं। गांव तय करेगा कि इन्हें कैसे इकट्ठा किया जाएगा, कैसे बेचा जाएगा और इसका फायदा किसे मिलेगा। और फिर सबसे बड़ा मुद्दा, खनन, जिसके लिए वो कंपनी आई ही थी। बिल्कुल। कानून कहता है कि किसी भी तरह के खनन का लाइसेंस या पट्टा देने से पहले ग्राम सभा की सहमति लेना अनिवार्य है। अच्छा, यहाँ भी सहमति जरूरी है? अनिवार्य है। ग्राम सभा को ये अधिकार है कि वो आकलन करे कि इस माइनिंग से उनके पर्यावरण पर, पानी के स्रोतों पर, उनकी खेती और उनकी संस्कृति पर क्या असर पड़ेगा। और अगर उन्हें लगता है कि नुकसान फायदे से ज्यादा है, तो वो उसे सीधे सीधे खारिज कर सकते हैं। तो ये एक तरह का वीटो पावर है। हाँ, आप कह सकती हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण को स्थापित करता है। तो जमीन, जंगल और खनन, ये तो आर्थिक अधिकारों की बात हो गई। लेकिन हमारी जानकारी में कुछ सामाजिक अधिकारों का भी जिक्र है, जैसे कि गांव में शराब की दुकान खोलेगी या नहीं, इसका फैसला भी ग्राम सभा करेगी। ये थोड़ा अलग लगता है। हाँ। इसे क्यों शामिल किया गया? क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। ये समुदाय के सामाजिक ताने बाने की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कई आदिवासी इलाकों में शराबखोरी एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभरी है, जिससे परिवार टूटते हैं और स्वास्थ्य खराब होता है। ये अधिकार समुदाय को अपनी सामाजिक सेहत पर नियंत्रण देता है। वो तय कर सकते हैं कि उनके गांव में क्या चीज बिकेगी और क्या नहीं। और एक और दिलचस्प बात थी, गांव में बाहर से आकर कौन बसेगा, इसका फैसला भी ग्राम सभा करेगी। ये थोड़ा विवादास्पद नहीं लगता? कहीं ये बाहरी लोगों के खिलाफ भेदभाव जैसा ना हो जाए? इसे उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इसका मकसद किसी के खिलाफ होना नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को बचाना है। पहचान को बचाना? जी। आदिवासी समुदायों की एक खास सांस्कृतिक पहचान होती है। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज होते हैं, और उनके संसाधन जैसे जमीन और पानी वो अक्सर सीमित होते हैं। अगर बाहर से बहुत ज्यादा लोग अनियंत्रित तरीके से आकर बसने लगे, तो इससे उनकी संस्कृति और संसाधन दोनों पर दबाव पड़ता है। तो ये अधिकार उन्हें अपनी डेमोग्राफी और कल्चर को संरक्षित करने का एक जरिया देता है। तो अगर मैं अब तक की बातचीत को समेटूं, तो ग्राम सभा के पास एक तरह का पूरा कंट्रोल पैनल है। वो तय कर सकते हैं कि उनके इलाके में आर्थिक गतिविधियां कैसी होंगी, उनके सामाजिक नियम क्या होंगे और उनके समुदाय का स्वरूप कैसा होगा। ये सिर्फ न कहने की ताकत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले सोचा था। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये ना कहने की ताकत से कहीं ज्यादा है। ये हाँ कहने और ये तय करने की ताकत है कि हमारा विकास कैसा होगा। अच्छा। ये सिर्फ बाहरी हस्तक्षेप को रोकने का अधिकार नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से अपने भविष्य को डिजाइन करने का अधिकार है। हमारी जानकारी में जो लाइनें हैं वो इस दर्शन को बहुत खूबसूरती से बताती हैं। गांव अपने जंगल की रखवाली खुद करे, जल, जंगल, जमीन के फैसले खुद ले और अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों की रक्षा करे। तो ये रक्षात्मक भी है और रचनात्मक भी। ये वाकई एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब का मतलब क्या है? इस एक कानून का महत्व क्या है? क्यों एक गांव को इतनी ताकत देना पूरे देश के लिए जरूरी है? इसका महत्व उस तर्क की श्रृंखला में छिपा है जो हमारी जानकारी हमें देती है। वो कहती है, अगर ग्राम सभा मजबूत होगी तो गांव मजबूत होगा। ये पहला कदम है। ठीक है। जब फैसले लेने की ताकत स्थानीय लोगों के हाथ में होती है, जब वो अपने संसाधनों के मालिक होते हैं, तो वो अपनी जरूरतों के हिसाब से बेहतर योजना बना सकते हैं। बच्चों को स्कूल चाहिए या सड़क,
ये फैसला गांव वाले दिल्ली के किसी बाबू से बेहतर कर सकते हैं। सही बात है। इससे गांव आत्मनिर्भर और मजबूत बनता है। और फिर ये तर्क आगे बढ़ता है। हाँ, फिर कहा गया है और जब गांव मजबूत होगा तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये राष्ट्र निर्माण का बॉटम अप मॉडल है, नीचे से ऊपर की ओर। बॉटम अप मॉडल। जी, ये उस सोच की चुनौती देता है जो मानती है कि विकास ऊपर से नीचे की ओर टपकता है। ये कहता है कि असली ताकत और ज्ञान गांवों में है। जब आप देश के हजारों गांवों को, लाखों लोगों को सशक्त करते हैं, तो आप असल में देश की नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। और एक मजबूत नींव पर ही एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। और मुझे लगता है कि यहीं पर जागरूकता की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। क्योंकि कानून बना देना तो एक बात है, लेकिन उसका जमीन पर असर हो, ये पूरी तरह से दूसरी बात है। हमारी जानकारी में भी लोगों से एक अपील की गई है। बिल्कुल, और ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। कानून एक औजार की तरह है। अगर किसी के हाथ में आप दुनिया का सबसे बेहतरीन औजार भी दे दें, लेकिन उसे ये ना पता हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो बेकार है। वो बेकार है। जानकारी में साफ कहा गया है, आओ हम सब मिलकर पेसा कानून को समझें, अपने अधिकार जानें और ग्राम सभा में सक्रिय बने। सक्रिय बने, ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। अगर लोग ग्राम सभा की बैठकों में जाएंगे नहीं, अगर वो सवाल नहीं पूछेंगे, अगर वो अपने सरपंच या प्रतिनिधियों को जवाबदेह नहीं ठहराएंगे, तो ये शक्तिशाली कानून भी फाइलों में ही दबा रह जाएगा। निष्क्रियता इस कानून की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब लोग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक और सक्रिय होते हैं, तभी ये कानून जिंदा होता है। तो अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें, तो पेसा कानून सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, बल्कि ये शासन का एक पूरा दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो मानता है कि असली शक्ति और समझदारी लोगों में होती है, और जो सत्ता के पिरामिड को पलटकर ताकत वापस समुदाय के हाथों में सौंपता है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से कहा, और इसीलिए हमारी जानकारी की जो आखिरी लाइन है वो इतनी असरदार है। वो इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। वो कहती है, क्योंकि अधिकार जाने बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। वाह! ये लाइन ज्ञान को सीधे सीधे सशक्तिकरण और न्याय से जोड़ती है। अधिकार होना एक बात है, लेकिन अपने अधिकारों को जानना ही किसी भी संघर्ष की, किसी भी बदलाव की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। ये सिर्फ पेशा के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए सच है। क्या बात है! अधिकार जाने बिना कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। ये वाकई एक ऐसी बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। आज की ये चर्चा इस सरल से दिखने वाले लेकिन बेहद शक्तिशाली कानून की कई परतों को खोलने में वाकई मददगार रही। हम आज की बातचीत यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हमारी जानकारी का अंत 3 नारों से होता है: जय ग्राम सभा, जय आदिवासी, जय संविधान। ये क्रम बहुत दिलचस्प है। ये सबसे पहले स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी और सबसे शक्तिशाली इकाई यानी ग्राम सभा को सलाम करता है। फिर ये उस समुदाय की पहचान को सलाम करता है जिसके लिए कानून बना है, आदिवासी। और आखिर में ये इन दोनों को देश के सर्वोच्च कानून यानी भारत के संविधान से जोड़ता है। तो सोचने वाली बात यह है कि स्थानीय शक्ति, ग्राम सभा, सामुदायिक पहचान, आदिवासी और राष्ट्रीय संवैधानिक ढांचे के बीच का ये गहरा रिश्ता विकास और शासन के हमारे मौजूदा टॉप डाउन मॉडलों के बारे में क्या सवाल खड़े करता है।